स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। अब प्लांट न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इतना अपन देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये रॉ मटेरियल्स, सनलाइट तो हमें पता है कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके प्लांट्स तक कैसे पहुंच रहा है, लीव्स तक कैसे पहुंच रहा है, क्लोरोप्लास्ट तक कैसे पहुंच रहा है। देखिए अल्टीमेटली खाना तो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है ना। हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। तो खाना तो अल्टीमेटली वही बन रहा है। तो ये क्लोरोप्लास्ट तक ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, तो लास्ट कुछ हेडिंग डाले थे क्या, रिएक्शन लिखे थे ना बस। ठीक है, ओके, उसमें लिखना सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे लास्ट क्लास में। किसी को याद है क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे? तो वो किस चीज के लिए थे? कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। एक एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूव हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। याद आ रहा है? और एक क्या था? स्टार्च टेस्ट देखे थे कि अल्टीमेटली खाना बन कहाँ रहा है। मैंने बोल दिया कि लीफ में बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, तो हम थोड़ा मान लेंगे। तो हमने स्टार्च टेस्ट किया था उसका, और स्टार्च टेस्ट में हमने क्या देखा था कि अगर अपन एक स्टार्च से भरी हुई लीव्स, एक अगर लीफ है उसके अंदर स्टार्च है, उसमें अगर अपन आयोडीन डालते हैं तो दैट लीफ टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो लीफ। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। समझ में आ रहा है? ये अपन देखे थे। ठीक है, चलो क्या लिखे? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें लिखना plants plants get plants get plants get carbon dioxide, plants get carbon dioxide, plants get carbon dioxide through large number of tiny pores, through large number of tiny pores, through large number of tiny pores। ये पोर्स कहां पे रहते हैं? कहां पे रहते हैं पूछ रहा हूं, क्या कौन से हैं नहीं पूछ रहा हूं, कहां रहते हैं? हाँ हाँ, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे। ठीक है, तो टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, कॉल्ड स्टोमाटा, STOMATA, called stomata, which are present, which are present on the surface of the leaves, which are present on the surface of the leaves, which are present on the surface of the leaves। ठीक है, full stop। each stomatal pore, full stop करके लिखना, each stomatal pore, each stomatal pore, या मैंने डायग्राम दिया हुआ ना यहाँ पे देखना, ये स्टोमाटा का ही डायग्राम बना हुआ है ना। जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग क्लोज हो गई है, ये अल्टीमेटली स्टोमाटा का ही ओपन और क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ईच स्टोमाटल पोर इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय, is surrounded by, each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells, a pair of guard cells, GUARD, guard, guard cells, which controls the opening and closing of stomata, which controls the opening and closing of stomata, which controls the opening and closing of stomata। ठीक है, यहां ध्यान देना इस डायग्राम में, ये सिर्फ एक स्टोमेटल पोर के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ऐसे बहुत सारे स्टोमेटल पोर होंगे और हर लीव्स में होंगे। ऐसा ना कि सिलेक्टेड लीफ के पास स्टोमेटा है और बाकियों के पास नहीं, ऐसा नहीं है। हर लीफ के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा होगा और वो स्टोमेटा का एक डायग्राम अपन यहाँ पे शो कर रहे हैं।
ठीक है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। और ये जो अपन लिखे ना कि इट इज ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ऐसा लिखा है अपन ने। तो वो गार्ड सेल्स किडनी शेप के होते हैं, जो शेप हमारे किडनी का होता है, पता है किडनी का शेप, राजमा का शेप जो होता है ना, बीन्स बोलते हैं इसको अपन ना, तो उसके शेप का आपका गार्ड सेल होता है। दीज आर टू गार्ड सेल्स। अब ये भी सेल ही है ना, इनके नाम के आगे भी हमने सेल लगाया है, तो इनके पास भी वही सारे ऑर्गेनली होंगे जो नॉर्मल सेल में होते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिख रहा है सबको यहाँ पे, ये सब जो डार्क ग्रीन कलर के कुछ अंदर अंदर आपके ऑर्गेनलीज दिख रहे हैं, कुछ रेड कलर के ऑर्गेनलीज दिख रहे हैं, कुछ आपको व्हाइट कलर के ऑर्गेनलीज दिख रहे हैं। हर सेल में ऑर्गेनली होता ही है, बिकॉज एवरी सेल इज अ लिविंग सेल, है ना, और उसको जिंदा रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है जो उसके ऑर्गेनलीज करते हैं। जैसे हमें पता है राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करके रखता है। ऐसे हर एक ऑर्गेनली का अपना अपना काम होता है जो अपने सेल के अंदर वो करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो लाइसोसोम्स उनको डाइजेस्ट कर देता है, ये भी अपन पढ़े, लाइसोसोम्स द सुसाइडल बैग्स, है ना। कोई अगर प्रॉपर एक ऑर्गेनली अपना काम नहीं कर रहा है तो, या डेड हो गया है वो ऑर्गेनली, तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देता है। पूरा सेल ही नहीं काम कर रहा है तो लाइसोसोम्स रप्चर होके पूरा सेल को खत्म कर देता है, मतलब इसलिए उसको अपन सुसाइडल बैग बोल रहे थे, नाइन्थ में पढ़े ना, सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों गार्ड सेल्स भी एक नॉर्मल सेल की तरह है। इनका काम क्या है, ये ना आपके स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, कब ओपन करना है कब क्लोज करना है। जब एक्सेस पानी भर जाएगा ना, साइलम ने पानी लेके गया ऊपर, वो पानी जब एक्सेस में हो जाएगा तो ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेल फुल जाएंगे, ठीक है। और जब वो फूलेंगे ना तो ये ओपनिंग जो है वो खुल जाएगी, आपका जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा तो दो चीजें होने वाली है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगा, ये उसका नाक है एक्चुअली, बोल सकते हैं क्या है उसका ये नाक, नॉस्ट्रिल। जैसे हम नॉस्ट्रिल से यूज करके एयर को इन एयर को आउट करते हैं, इन द सेम वे वो इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर बाहर जाता है, ट्रांसपिरेशन, पढ़े ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा से ही मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है। इसके अलावा दो प्रोसेस और होते हैं, एक को तो अपन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, एक होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन और एक होता है लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह का वैक्सी कोटिंग होता है लीव्स में, कुछ लीव्स में आप देखेंगे थोड़ा चिकना टाइप का कोटिंग होता है लीव्स में, है ना, वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन है बोल सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और मैंने आपको एक और जो बताया वो है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स होते हैं ओल्ड स्टेम्स, जो वुडी स्टेम्स होते हैं ना, वुडी स्टेम्स समझ, जो बड़े बड़े झाड़ पेड़ होते हैं उनका स्टेम वुडी रहता है, राइट, उनमें होता है लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स के थ्रू भी वाटर लॉस कर सकता है प्लांट, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वन इज स्टोमेटल, जब स्टोमेटा का पोर ओपन होगा ना वाटर लॉस होना चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस समय आपका स्टोमेटा ओपन है, जैसे ही पानी धीरे धीरे इस गार्ड सेल से खत्म होने लगेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होने लगेगा। पहले गार्ड सेल में पानी भराया था, ऑस्मोसिस बोलते हैं जिसको अपन, एंडो ऑस्मोसिस, याद है एंडो मतलब क्या होता है, सेल के अंदर पानी आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, तो उससे सेल फुल जाएगा, ये होगा ना एंडोऑस्मोसिस। और एक्सो में क्या होगा, सॉल्वेंट सेल से बाहर जाएगा, एक्सो एग्जिट, तो वहां पे सेल श्रिंक हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब ये श्रिंक होगा तो वो ओपनिंग को क्लोज कर देगा, क्लियर है ना। तो ये आपके जो भी अपन पॉइंट लिख रहे हैं वो यही था कि एवरी स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे रेगुलेट या कंट्रोल, रेगुलेट करना मतलब भी कंट्रोल करना होगा ना, रेगुलेटर होता है ना हमारे फैन का, उसको रेगुलेटर बोलते हैं, फैन का जो जिसको अपन घुमा के स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो रेगुलेटर का काम ही है कि वो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। इन द सेम वे ये भी आपके स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है। लास्ट लाइन क्या लिखे, द ओपनिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल ना, ऐसा कुछ लिखिए, क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल। अब कैसे, उसके लिए एक लाइन और लिखना नीचे, when water flows into the guard cells, when water flows into the guard cells, when water flows into the guard cells,
when water flows into the guard cells, comma, they swell. इनका क्या हो जाएगा? Swelling हो जाएगा. They swell, comma, become curved, C-U-R-V-E-D, become curved, and cause the pore to open, and cause the pore to open, and cause the pore to open. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, full stop. On the other hand, when guard cell lose water, when guard cells lose water, अब क्या लिखेंगे कॉमा डाल के? दे श्रिंक. ऊपर वाली लाइन को फॉलो करो ना. पहले हमने क्या लिखा कि जब पानी सेल के अंदर घुसेगा तो वो फूल जाएगा. तो लिखे ना कि when water gets into the guard cell, they swell. अब क्या हो रहा है? When the water is lost from the guard cell, they shrink. ठीक है, they shrink, कॉमा. अब क्या होगा अगर वो श्रिंक हो जाएंगे तो? आपको इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? यहाँ पे गार्ड सेल कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड. कैन यू सी? ये कर्व दिख रहा है, गार्ड सेल का कर्व. अब क्या हो जाएगा? फ्लैट या स्ट्रेट. ठीक है, तो बिकम स्ट्रेट या फ्लैट, कॉमा डाल के दे श्रिंक के बाद कॉमा, बिकम फ्लैट लिख लो या फिर स्ट्रेट लिख लो. ठीक है, एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर्स, and close the stomatal pores, क्लियर है? श्योर है गुंजेश? समझ में आ रहा है? ये दोनों डायग्राम बना लो, बट एकदम कॉपी करने की जरूरत नहीं कि अपन एक एक गोला बना रहे हैं अंदर का. नहीं, हमको मेन बस ये दिखाना है कि दो आपके गार्ड सेल्स हैं, जब वो स्वेल होंगे तब आपका गार्ड सेल के कारण स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाएगा, और जब श्रिंक होंगे तो क्लोज हो जाएगा. तो बस यही वाला पार्ट बनाओ, बीच वाला पार्ट. ये साइड के सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, समझ रहे हैं? जल्दी बनाओ. क्या नाम क्या है? बस यहाँ पे लेबलिंग के नाम पे ना बस इन दोनों को गार्ड सेल्स लिख देना कि ये दोनों आपके गार्ड सेल्स हैं. ठीक है, और फिगर के नीचे में हमें लिखना स्टोमाटा या स्टोमा. सिंगुलर के लिए अपन स्टोमा वर्ड यूज करेंगे. स्टोमा ओपन, स्टोमा क्लोज, ये लिख देना. ठीक है, एंड ये तो बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जा रहा है. ठीक है, अब वो लाइन अपन वाटर के भी लिख लेते हैं, फिर अपन डार्क फेज लाइट फेज में आ जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना. वाटर के बारे में लिखेंगे. द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, the water required by the plants is absorbed by the root of the plants. The water required by the plants is absorbed by the root of the plants. Root कहाँ से लेंगे? Soil से लेंगे. From the soil, roots of the plants from the soil through the process of osmosis. Through the process of osmosis.
आप जो भी पानी सॉइल में डालेंगे अल्टीमेटली रूट हेयर्स के थ्रू, रूट के पास हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स के थ्रू पानी ऑस्मोसिस से आपके प्लांट में आ जाएगा, रूट्स में आ जाएगा। फिर रूट्स में हमें पता है जाइलम है, वो जाइलम आपके जो वाटर है उसको कैरी करके ऊपर तक लेके जाएगा, राइट। और उसमें भी दो तीन फोर्सेस होते हैं ना, एक सक्शन पुल होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है ऊपर, तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, सक्शन पुल के कारण पानी ऊपर खींच जाता है। आप लोगों ने कभी कूलर में पानी भरा होगा ना, तो कूलर में वो पाइप को अगर आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चलेगा। आपने भले नल चालू कर दिया है, पर अगर आपने पाइप को एकदम सीधा खड़ा कर दिया तो अगेंस्ट ग्रेविटी तो पानी नहीं आ पाएगा ऊपर, राइट। तो हम क्या करते हैं उस समय जनरली हम अपने मुंह से उसको सक करते हैं। अभी देखिए आप लोग नहीं किए तो आपके पेरेंट्स कभी किए होंगे कि पानी ऊपर तक चढ़ जाए एक बार, क्योंकि एक बार अगर पानी ऊपर आ जाएगा ना, फिर वो पानी के एडहेसिव फोर्स के कारण पानी फिर ऊपर चढ़ता जाएगा। तो एक बार अपन उसको पकड़ के सक करेंगे, ऐसे जैसे अपन स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, वैसे ही ऐसे सक करेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पुल। ये क्या किया मैंने, सक्शन पुल, पुल बोलते हैं ना, पुल और एक पुश, ये पुश हो गया तो पानी को उठा रहा होगा, तो ये पुल हो गया, राइट। दिस फोर्स इज नोन एज सक्शन पुल। और सक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा करके उस जगह का पूरा हवा सक कर लिया, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वो भी तो हवा अंदर खींचता है ना, और उस हवा के साथ डस्ट भी अंदर आ जाता है। अल्टीमेटली उसका नाम भी वैक्यूम क्लीनर इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली वो एयर को भी अंदर ले लेता है। वैक्यूम तो जानते हैं ना सब क्या होता है, वैक्यूम इज नथिंग, मतलब एयर भी नहीं रहेगा वहां पे, ऐसा उसको अपन उस स्टेट को अपन वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता, या ऐसा भी नहीं कि प्लांट के अंदर मोटर लगी हुई है कि पानी को ऊपर चढ़ा रहे हो, जैसे हमारे घर में नीचे मोटर लगी रहती है कि बोरिंग का पानी ऊपर आ रहा है, बट प्लांट के पास तो ऐसा कोई मोटर नहीं है। तो ये सक्शन पुल बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, सक्शन पुल क्रिएट होता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो एक लाइन और लिखना नीचे, द वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, द वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, the water absorbed by the roots is transported upward, is transported upward through xylem vessels, through xylem vessels, through xylem vessels to the leaves, to the leaves, to the leaves, to the leaves, ठीक है। जहां पे एक्चुअली में खाना बन रहा है वहां पे इस इंग्रेडिएंट की जरूरत है, प्लांट को पानी की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन हमने देखा हुआ है, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लाइन डालना, इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स क्या क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड फोटोसिंथेसिस, कैसे एक्चुअली में खाना बनता है, ठीक है। तो या तो इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटो, ठीक है। इसमें आइकन डाल के नीचे लिखो, the mechanism can be studied in two phase, the mechanism can be studied in two phase, mechanism can be studied in two phase, hyphen डाल के, a light phase and a dark phase, a light phase and a dark phase, light phase and a dark phase। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में दिया था ना कि कुछ रिएक्शंस दिन में होते हैं और बाकी के रिएक्शंस डार्क फेज यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रात में होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखना लाइट फेज, लाइट फेज, लाइट फेज, लाइट फेज। इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड फोटो मींस लाइट, और केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, इसलिए फोटोकेमिकल फेज भी अपन इसको बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, कहीं फोटोकेमिकल फेज लिखा है, सनलाइट से ही होता है, नॉर्मल लाइट से क्यों नहीं होता? आपके
अब जैसे आप ये सोच लीजिए कि अपन कोई भी नॉर्मल गैस को यूज नहीं कर सकते ना स्टोव को जलाने के लिए, तो हमको ऐसी गैस एलपीजी चाहिए जिससे हमारा स्टोव जलेगा, ठीक है। बस यही एनर्जी आपकी सनलाइट में भी होती है, जो आपका खाने को अल्टीमेटली, देखो आपकी ये एनर्जी पानी को H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो मैं पानी अगर यहाँ रख दूं और ये लाइट मारूं उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी का H2 और O2 अलग अलग हो जाए। वो चीज सिर्फ सनलाइट से ही होगी, जिसको अपन फोटोलिसिस बोलते हैं। अभी अपन ये जो लाइट फेज देख रहे हैं ना, इसमें एक रिएक्शन ये भी है कि जो पानी प्लांट ने लिया जाइलम के थ्रू, वो पानी सनलाइट के हेल्प से वो तोड़ेगा प्लांट, इसमें H2 और O2 में। आप नॉर्मली वाटर को ऐसे अलग नहीं कर सकते ना H2 और O2 में, आपको उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे एक ट्यूब में हमें H2 मिल रहा था और एक ट्यूब में हमें O2 मिल रहा था, राइट। तो नॉर्मली ऐसे ही रिएक्शन नहीं हो जाएगा कि H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वी नीड सम स्पेशल एनर्जी, तो वो सन से हमें मिलती है, ठीक है। ओके, क्या लिख रहे थे? जैसे हेडिंग डाले है ना, अभी इसमें लिखना, इसके अंदर भी एक सब हेडिंग डालना। फर्स्ट पहला चीज क्या होगा इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। यहां ध्यान देना, ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है। बात किए थे अपन लास्ट क्लास में प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनेली which is present only in plants. Plastids are absent in animal cells. ये अपन पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है। फिर प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ये भी अपन लास्ट क्लास में बात किए थे। पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस। अब क्रोमो में अलग अलग कलर के अलग अलग आपके, हाँ हाँ, अलग टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन कलर का, हाँ, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट थी, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में सेल तो होंगे, उन सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। उसी को अपन एक क्रॉस सेक्शन निकाल के दिखाएं कि अंदर रहता क्या क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना दो मेन रीजन होते हैं। एक कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है, तो स्ट्रोमा लिखा हुआ STROMA, एक स्ट्रोमा है। और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ डिस्क जैसा जमा हुआ है, देख रहे हो, जैसे शादी की पार्टी में जाते तो अपन प्लेट जमी रहती है ना, बस वैसे ही कुछ शेप में जमा हुआ है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे के ऊपर तीसरा प्लेट, वैसे ही कुछ आपका जमा हुआ है यहाँ पे, लेयर बाय लेयर। इसको अपन कहते हैं ग्रैना। एक सिंगल को ग्रैना, ग्रुप को पूरा क्या बोलेंगे अपन, ग्रैना। तो दो रीजन है, एक है स्ट्रोमा और एक है ग्रैना। यहीं पे आपका खाना बनेगा दोनों रीजन मिला के। तो कुछ आपका जो लाइट फेज होता है ना, वो ग्रैना में होता है, और डार्क फेज आपका स्ट्रोमा में होता है। समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रीजन है, ग्रैना में आपका लाइट फेज के रिएक्शंस होंगे और स्ट्रोमा में आपके डार्क फेज के रिएक्शन। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, देखो इसमें पहला क्या लिखा आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो आपके प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है, राइट। और इसका ही काम है, ये क्लोरोफिल का काम क्या है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, इन इन प्लेट्स में, ठीक है। तो लिखना इसमें हाइफन डाल के, इट टेक्स प्लेस इन ग्राना रीजन, इट टेक्स प्लेस इन ग्राना रीजन, इट टेक्स प्लेस इन ग्राना रीजन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना, ग्राना और स्ट्रोमा, ठीक है। डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, बट इसके पहले जो हमने बनाया था ना स्टोमाटा वाला, वो इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ डज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। तो आपको वो दो डायग्राम बता के जो अपन लिखे जितना उतना बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस इन ग्राना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, energy of sun is trapped by chlorophyll, energy of sun is trapped by chlorophyll, energy is trapped by the chlorophyll। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हुआ, इवेंट लिखे ना कि इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहला इवेंट हुआ कि क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा, स्टोर करके रखेगा।
ठीक है। सेकेंड लिखना इसी में ही, लाइट फेज के अंदर ही सेकेंड इवेंट, अगला क्या होगा, लाइट एनर्जी तो स्टोर हो गई है, ठीक है। अब इसको यूज करना है, सिर्फ स्टोर करने के थोड़ा अपन लिए उसको यूज भी करेंगे। अगर सिलेंडर नहीं है तो उससे खाना ही बनाएंगे घर में। तो अब अपन उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट सेकंड इवेंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी and splitting of water molecule, and splitting of water molecule, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, into hydrogen and oxygen। ये आपका सेकेंड इवेंट है। अब इसके अंदर अपन सब इवेंट्स लिखेंगे क्या क्या हो रहा है। मतलब इस लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इससे तीन प्रोसेस इसके अंदर होंगे, तीन रिएक्शंस होंगे, ठीक है। इसके अंदर ए बी सी करके लिखेंगे। पहले ए लिखना, ए फर्स्ट पार्ट, ए फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि ये तो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटीपी इसका हाइफन डाल के लिखो। For the formation of ATP, for the formation of ATP, ब्रैकेट में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसकी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट तो सुना होगा आप लोगों ने ना, फॉस्फेट आपका ये होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन पढ़े ना फॉस्फेट, ये वही फॉस्फेट है, ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ब्रैकेट में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कॉमा एडीपी जॉइंस अ फॉस्फेट ग्रुप, एडीपी, अब डी बोल रहा हूं मैं, डी स्टैंड्स फॉर डाई, एडीपी, एडीपी joins a phosphate group, ADP joins a phosphate group। ADP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो डाई और ट्राई में एक का फर्क है ना, डाई मतलब 2 होता है और ट्राई मतलब 3 होता है। तो अगर डाइफॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट के साथ दोस्ती कर ले तो वो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो ऐसे आपका एटीपी बनता है एडीपी से, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे यही चीज होगी ना, तो क्या लिख रहे हैं, जॉइंस अ फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर है। ओके, सेकंड लिखना, सेकंड इवेंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो अपन हेडिंग में भी लिखे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसा लिखे ना हेडिंग। इस वाले के लिए हेडिंग अपन क्या लिखे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसी को फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या लिखे आप लोग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है, जैसे सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस का मतलब मेकिंग होता है, बनाना, केला वाला बनाना नहीं, ठीक है, मेक वाला बनाना, ठीक है। और एक मैंने बोला लिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। तो फोटोलिसिस लाइट के हेल्प से ब्रेक करना, H2O को हम लाइट के हेल्प से ब्रेक करने वाले, ठीक है, उसी को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है। हाइफन डाल के लिख लो उसमें, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन by light energy, by light energy, by light energy, by light energy। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, H2O लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा और बनाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। हमने ओवरऑल रिएक्शन क्या पढ़ा हुआ है, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, ये ऑक्सीजन यही है, समझ में आ रहा है।
इस तरीके से ऑक्सीजन तो निकल गया बाई प्रोडक्ट। तो हमें दिन में ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, प्लांट्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं दिन में, इन दिस वे। ठीक है, क्योंकि वो वाटर जो लेते हैं ना, वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे दिया हमारे लिए, अब वो हाइड्रोजन का क्या करने वाले हैं, तो आप थर्ड स्टेप लिखो, हाइड्रोजन का क्या होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप इसी में लाइट फेज का सेकेंड इवेंट में अपन 3 इवेंट लिखे, मैं ब्रीफ एक बार समराइज करूंगा पूरा ना। तो थर्ड इवेंट इसमें लिखो, सिंथेसिस ऑफ NADPH, सिंथेसिस ऑफ NADPH। स्कूल में ये चीज हो गई है क्या? हाँ, तो हो गई ना, तो पढ़ाया था मैं आप लोग को टेस्ट के लिए। ओके चलो ठीक, क्या लिखे हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस ऑफ NADPH, ब्रैकेट में इसका नाम लिखना, रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड, ये H के कारण रेड्यूस्ड वर्ड लिखे होता है। H का मतलब हाइड्रोजन है, और हमें पता है कि किसी चीज में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे अपन रिडक्शन कहते हैं, राइट। इसलिए रेड्यूस्ड, अब NADP का फुल फॉर्म लिखना, निकोटिनामाइड, स्पेलिंग है, लिख लोगे क्या? निको लिखना, फिर टीना की स्पेलिंग तो आती होगी, निको, NICO निको, फिर टीना, निकोटीना माइड, MIDE, ऐसे ब्रेक करके लिखोगे तो आ जाएगा, शायद हो जाएगा। ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनाइन, एडिनाइन कैसे लिखेंगे, एडिनाइन, ADE और 9, ADE देन 9, एडिनाइन। फिर से ध्यान से सुनो अगला वर्ड, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई DI, फिर न्यूक्लियो, न्यूक्लियो भी जानते हैं ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो NUCLEO, न्यूक्लियो, और टाइड, वो टाइड, ठीक है। तो रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, मैं बनाऊंगा पेपर तो जरूर डालूंगा। ठीक है, फॉस्फेट से एंड करना, NADP, 2-3 बार प्रैक्टिस याद करोगे तो हो जाएगा, तब तो कंप्लीट होगा ना। NADP का फुल फॉर्म लिखे अपन, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट तो इजी वर्ड है ना, यही तो सुने, बाकी दिनों तो सुने भी नहीं थे कभी, है ना। तो NADP क्या होता है ना, आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हाइड्रोजन रेड्यूस करके NADPH बना देता है, समझ रहे हैं। प्लांट्स के पास NADP नाम का एक मॉलिक्यूल है जो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवा के उसको NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं इस फेज में। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, सिंथेसिस ऑफ NADPH ब्रैकेट में रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके हाइफन डाल के लिखो, द रिलीज्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का क्या होगा वो लिखना है ना, द रिलीज्ड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, from water, the released hydrogen from water is used to convert NADP, is used to convert NADP, is used to convert NADP into NADPH, into NADPH, into NADPH। ठीक है, ये हो गया लाइट फेज के बारे में पूरा। तो लाइट फेज में हमने क्या क्या देखा, 2 इवेंट है लाइट फेज में। पहला, सनलाइट को एब्सॉर्ब करना, सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, राइट। अब वो लाइट एनर्जी को अपन को यूज करना है, तो लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब इसके अंदर 3 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस में हमने ADP को ATP में चेंज किया, ठीक है ना, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड हमने H2O को H2 और O2 में ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ लाइट, पर लाइट फेज नहीं हो रहा है, राइट।
एंड थर्ड हमने ये जो हाइड्रोजन है ये तो हमारे लिए आ गया, ये हमने लिए, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है वो NADP के साथ मिलके NADPH बना लेगा। क्लियर है? दोनों प्रोसेस, दोनों इवेंट, इस इवेंट के अंदर ये सब इवेंट्स है। क्लियर है? ये पूरा लाइट फेज के अंदर होगा। आगे बढ़े। अब सेकंड है डालना डार्क फेज। लाइट फेज को क्या नंबर दिए थे? कुछ नंबर दिए थे लाइट फेज लिखते समय? फर्स्ट मतलब क्या, ये वाला 1 कि ऐसा वाला? जो भी लिखे उसका अगला नंबर डालो। अगर आप रोमन लेटर में 1 लिखे हो तो डार्क फेज में रोमन लेटर 2 डाल देना। अगर आपने ए लिखा है लाइट फेज को तो डार्क फेज के लिए बी डाल देना नंबरिंग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? हाँ, सेकंड लिख लो लाइट फेज। लाइट फेज, हाँ सॉरी डार्क फेज। डार्क फेज ये कहाँ होगा? ये अभी तक जितना होना ये सब ग्रैना में हो रहा था। कहाँ हो रहा था ये सारा रिएक्शन? ग्रैना में। अब होगा स्ट्रोमा में। ठीक है, हाइफन डाल के इसमें लिखो लाइट फेज रिएक्शन। लाइट फेज हेड डाल दिए। ओके, इसमें सॉरी डार्क फेज। ओके, इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही काम तो बचा है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जितना भी हमने यहां रिएक्शन में लिखा है ये वाला काम हो चुका है। H2O से O2 आ चुका है और इंटरनली NADPH भी बन चुका है। अब क्या बचा है? इस CO2 को C6H12O6 में चेंज करना, रेड्यूस करना। मैंने कल बताया था कि रेड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज मत बोलना। क्या बोलेंगे? रेड्यूस। ठीक है, हाँ, इसमें लिखो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, टू कार्बोहाइड्रेट। अब फर्स्ट फेज में जितनी भी चीजें बनाए वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए। ATP, NADPH ये सब आपका लाइट डार्क फेज में यूज होने वाला है। हमने जो लाइट फेज में ATP बनाया ना, लाइट फेज में NADPH भी बनाया, इन दोनों को हम डार्क फेज में यूज करेंगे। क्लियर? तो इसमें हाइफन डाल के लिखो, हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced to glucose. Here carbon dioxide is reduced to glucose. Here carbon dioxide is reduced to glucose by the hydrogen in NADPH, by the hydrogen in NADPH, by the hydrogen in NADPH, and energy from ATP. एनर्जी फ्रॉम एटीपी से एनर्जी मिल जाएगी कन्वर्जन के लिए, और हाइड्रोजन मिल जाएगा NADPH से कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रेड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Dark reaction takes place in stroma region of chloroplast. Stroma region of chloroplast. ठीक है, एक लाइन और लिखना नीचे। ओके, apart from CO2, apart from CO2, ATP and NADPH CO2 also combines with RUBP। RUBP को कैसे लिखेंगे अपन? कैपिटल R स्मॉल u, RU और कैपिटल B कैपिटल P, RUBP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लेना, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, RIBU, राइबुलोज LOS, राइबुलोज बाई, फिर फॉस्फेट आ गया, बाइफॉस्फेट। हाँ, RIBU राइबू,
LOSC, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, ओके, क्या लिखे, combines with ribulose biphosphate, ठीक है। तो after a series of reaction, after a series of reaction, after a series of reaction, carbohydrate is synthesized, carbohydrate is synthesized, carbohydrate is synthesized, and RUBP is regenerated, RUBP is regenerated, RUBP is regenerated, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, CO2 के साथ ATP को हमने ले लिया है जो हमने लाइट फेज में बनाया था, साथ में NADPH भी ले लिए हैं जो हमने लाइट फेज में बनाया था, ठीक है, प्लस RUBP, ठीक है। ये एक तरह का कैटलिस्ट एंजाइम है ना, और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दे आर द केमिकल्स व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे और खुद पार्ट नहीं लेंगे रिएक्शन में। पार्ट नहीं लेने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में आपको इसका कुछ पार्ट नहीं दिखेगा, कुछ मतलब ये किसी का कंबाइन नहीं होने वाला है, कंबाइन मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, ये बस रिएक्शन को फास्टर करेगा। समझ रहे क्या होगा, मतलब ऐसा मान के चलो कि आदित्य और अनिकेत में लड़ाई हो गई है, ठीक है, मारा पीटी हो रही है, मैं दोनों को बुलाया पास में, है ना, इन लोगों को सुलह करवा दिया और इन लोगों को दोस्त बना दिया, तो मैं हुआ कैटलिस्ट, मैं इन लोगों का दोस्त नहीं बना, मैंने इनकी दोस्ती करवाई। समझ रहे, मतलब इन दोनों का रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, केमिस्ट्री नहीं ठीक थी इन दोनों के बीच में, तो मैंने पास बुला के समझाया बुझाया और दोनों की दोस्ती करवा दी, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ इससे, नहीं हुआ ना मेरी इनसे दोस्ती हुई है। मतलब RUBP भी ऐसे ही कुछ है, RUBP इन तीनों को रिएक्शन करने में हेल्प करता है कि जल्दी रिएक्शन कर लो, और ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। इसे तो लिखिए लास्ट लाइन में कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बन जाएगा, और RUBP फिर से रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। बट ये दोनों जो है ना, ये अपने पुराने फॉर्म में वापस चले जाएंगे। पुराने फॉर्म मतलब ATP किससे आया था, ADP से, और NADPH किससे बना था, NADP से, तो वापस अपने वो पुराने फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, CO2 रेड्यूस हो गया C6H12O6 से, क्लियर है, हमें ATP से ADP फिर से मिल जाएगा ना, और NADPH से हमें NADP मिल जाएगा वापस, ठीक है, और RUBP एज इट इज रहेगा। क्लियर है एवरीवन। एक फॉस्फेट भी तो बच गया ना, कि यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट था, अब यहाँ डाई है, तो बैलेंस करने के लिए आप एक फॉस्फेट को भी यहाँ लगाएं। क्लियर है, रिएक्शन समझ में आ रहा है सबको। हाँ, इसी को अपन ना शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, कौन सा रिएक्शन लिखा, ऐसे आम भाषा में हम यही रिएक्शन यूज करते हैं, बट एक्चुअली में अगर आप इंटरनली जाके स्टडी करोगे पूरा मैकेनिज्म कि फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या चीजें हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि ये है एक्चुअल रिएक्शन ये। और जो अपन ने 2-3 रिएक्शन पीछे देखे कि NADP से NADPH बना, ADP से ATP बना, H2O से H2 और O2 बना, वो O2 रिलीज कर दिया प्लांट ने, पर वो H2 को यूज करके NADP को NADPH में कन्वर्ट किया, है ना, फिर वो NADPH और ATP आपके रात में डार्क फेज में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये जो दोनों वापस बन गए ADP और NADP, ये फिर से वापस अगले दिन काम आएंगे, हो गया ना, एक दिन पूरा काम हो गया। हाँ हाँ, क्या हो गया, चक्कर आ रहा है तुरंत। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, NADP और ADP जो बना है रात में, ये अगले दिन फिर यूज हो जाएगा लाइट फेज में। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, ये एक कंप्लीट साइकिल होती है, इसे अपन कहते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है, CALVIN। केल्विन एक तो टेम्परेचर का यूनिट होता है, वो अलग है, वो KELVIN है केल्विन,
यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, CALVIN, केल्विन साइकिल। जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया, उन्होंने बनाया तो नहीं था, वो थोड़ा बोले प्लांट को ऐसा कर करके, प्लांट तो पहले से ही ऐसा कर रहे थे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है उनका, ठीक है। बस उन्होंने इसकी खोज की थी कि अच्छा ये रिएक्शन ग्रेना में होता है, अच्छा ये स्ट्रोमा में होता है, अच्छा ये चीजें होती है, प्लांट को बताने नहीं आया। हाँ पहले से, हाँ जो चीज है वो तो पहले से थी ना, बस उन्होंने नाम दे दिया उनको, ठीक है। नाम दिया, हर एक ऑर्गेनेल के अंदर का भी कुछ पार्ट्स के नाम होते हैं ना, तो वो नाम देते हैं साइंटिस्ट आके, ठीक है। डिस्कवरी की उन्होंने इस पार्टिकल की, उनको उन्होंने नाम दे दिया, और ये पूरे प्रोसेस को वही केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ही डिजाइन किया था, इसमें उन्होंने नाम भी केल्विन साइकिल दे दिया, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख लो आप लोग, अभी जो लाइन लिखी है ना उसके आगे रिएक्शन लिख लो, क्या हो गया, हाँ चलो पानी दूं, हाँ पानी पी लो ठीक लगेगा थोड़ा। मैडम है ना वहाँ पे, मैडम को लेके जाओ, पूर्वी मैडम होंगी वहाँ पे। रिएक्शन लिख ली है क्या, जल्दी रिएक्शन लिख लो। क्लियर है पूरा प्रोसेस, ये दिख रही रिएक्शन, ठीक है। अब केल्विन साइकिल कुछ ऐसी रहेगी, देखो ये पूरा केल्विन साइकिल है, ध्यान देना यहाँ पे, जो भी अपन पूरा लिखे है ना, लाइट फेज डार्क फेज है ना, उसके बारे में ये पूरा एक समराइज है। लेफ्ट साइड में देखो आपका सब लाइट फेज हो रहा है, दिख रहा है, सनलाइट लाइट आ रही है वहां से ऐसे, हाँ। और ये ऐसा जो डिस्क टाइप का बना, ये तो ग्रेना था ना, इसके नाम में मजा आया, सब क्या लिखा हुआ है, फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटो सिस्टम वन, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये लाइट एनर्जी को यूज किए, ये वाटर आया, वाटर से O2 बाहर चला गया, O2 का और कोई काम नहीं है, ठीक है। O2 का, ऑक्सीजन का और कोई काम नहीं है, ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। O2 का काम हो गया, वो बाहर निकल गया, प्लांट से उसको रिलीज कर दिया, स्टोमाटा से ही रिलीज होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा था उसमें हमें क्या क्या मिला, हमें NADPH मिला, ठीक है। एरो जिस तरफ इस तरफ जा रहा है, नीचे के दोनों चीज देखना, ADP से ATP मिला, NADP से NADPH मिला, दिख रहा है। और ये दोनों कहाँ यूज होने वाले हैं, डार्क फेज में, कहाँ यूज होंगे, डार्क फेज में। डार्क फेज में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, स्टार्च लिख लो वो भी सही है, कार्बोहाइड्रेट लिखोगे वो भी सही है, ग्लूकोज लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। क्लियर है, हाँ स्टार्च बन गया, उसके बाद NADP और ADP वापस चला गया साइकिल, ये समझ में आ रहा है सबको डायग्राम पक्का। ये है पूरा आपका लाइट फेज का पार्ट जो ग्रेना में हो रहा है, और ये है डार्क फेज का पार्ट जो स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। लाइट फेज में लाइट को कैप्चर किए, वाटर को O2 और H2 में चेंज किए, वो H2 NADP को NADPH में कन्वर्ट किया, फॉस्फेट ADP में ऐड होके ATP बनाया, ये NADPH और ATP आपके स्ट्रोमा में गए, रात को डार्क फेज, वहां पे वो CO2 के साथ कंबाइन होके, RUBP नहीं लिखा है यहाँ पे, एक वो मिसिंग है, RUBP भी होना चाहिए था ना, तो इस डायग्राम में वो मिसिंग है, ठीक है कोई बात नहीं, RUBP भी रहेगा यहाँ पे, RUBP के साथ मिलके वो कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, स्टार्च दे देंगे या ग्लूकोज दे देंगे, ठीक है। और फिर जो NADP और ADP बना है वो वापस से अगले दिन फिर काम होगा, फिर उनको NADP को NADPH और ADP को ATP में कन्वर्ट करेंगे, और ये चीज चलती रहेगी, और इसी साइकिल को हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्लियर, आपकी बुक में केल्विन साइकिल दिया है, देखो एक बार, NCERT में दिया है, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, तो इसको बना लो, ठीक है। अब ये सब नाम वाम मत लिखना,
ठीक है, ऐसा बना लो, एक ओवल बनाना, क्योंकि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो ओवल शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ ओवल शेप्ड ऑर्गेनली, इसलिए एक ओवल बनाना है ना। इस तरफ बस ऐसे सनलाइट लेके आना, वाटर O2, और ये एरोस बनाओ, यहाँ पे केल्विन साइकिल लिखो, इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ग्राना, ये स्ट्रोमा। क्लियर है सबको? ठीक लग रहा है सब? ये अटेंड कर पाओगे SST? हाँ, नहीं करो। सबको प्रोसेस क्लियर है? किसी को बोलूं समझाने के लिए शुरू से? कोई समझा पाएगा ऐसा? एनीवन? हिंदी नीचे कर दूंगी तो दो चीज करने लग जाता है, ऐसा करके छुप जाते थे किसी के आगे और किसी के पीछे, मतलब, और दूसरा एक मुंडी नीचे कर देते, कोई देखे ही ना। और ऐसा ना, बिल्ली ऐसा करके बैठती है, उसको लगता है कि मेरे को कोई नहीं दिख रहा है ना, बट उसको सब देख रहे हैं। हाँ, कौन बताएगा? कोई तो बताओ, आधा बताओ, चलो मैं हेल्प करूंगा। एनीवन? सुनिधि, ट्राई करो, मैं बताऊंगा ना, ट्राई तो करो। फिर ये तो टॉपिक चला जाएगा परसों। कृतिका, ट्राई करो ना, मैं बैठा हूँ ना, और गलती हो ना, किसी को कुछ नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, आज ही बताया मैं सबको, तो किसी को कुछ आता नहीं है। हाँ, ठीक है, दोस्तों बोलो, दोस्तों। लाइट आई, उससे पानी को H2 और O2 में कन्वर्ट किया, पहला चीज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सब सुनना, मैं किसी और से पूछूंगा फिर वापस। ठीक है, तो वो जो सनलाइट आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे वाटर को H2 और O2 में चेंज किया। देखो, दो चीज लिया ना, प्लांट ने CO2 लिया है और H2O लिया है, ऐसी देखने के लिए थोड़ा लिया है, उसको कुछ ना कुछ करेगा ना। तो सुबह इसके साथ काम करता है, रात को इसके साथ काम करता है। ठीक है, तो सुबह H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, वो O2 हमारे लिए आ गया। ठीक है, और वो जो H2 है वो NADP को NADPH में कन्वर्ट किया, तभी तो यहाँ पे H आया हाइड्रोजन से, और ADP ATP में कन्वर्ट हो गया। इसको देख के तो बोलना है, कुछ नया प्रोसेस तो ना निकालने बोल रहा हूँ, आप लोग केल्विन थोड़ी ना। ठीक है, फिर ये जो बन गया, ये आपका रात को स्ट्रोमा में काम आएगा। स्ट्रोमा में CO2 के साथ इन दोनों मिलेंगे और RUBP भी मिलेगा, और बना लेंगे खाना, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो अच्छा लगे वो बोलो। ठीक है, और जो सुक्रोज, शुगर को सुक्रोज बोलते हैं, जैसे अपन C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं ना, वैसे सुक्रोज का भी एक फॉर्मूला होता है, C12H22O11, शुगर केन। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुक्रोज या ग्लूकोज बन गया, और ATP ADP में कन्वर्ट होकर वापस चला गया, NADPH भी NADP बन के वापस चला गया। ठीक है, अब बताओ कौन बताएगा? ट्राई करो। अग्नि, अग्नि ना? हाँ, ट्राई करो, चलो करो ना ट्राई। मैं इंग्लिश में भी बोलने नहीं बोल रहा हूँ, जैसा आता है, जो आता है चालू भाषा में बोलो। अरे बैठ के बोलो, कुछ भी नहीं। विद द हेल्प ऑफ लाइट। एडीपी एडीपी सॉरी एडीपी एटीपी बन जाएगा ना, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, ओके, आगे। नाइट टाइम में CO2 फॉर्म नहीं होगी, CO2 तो यूज कर रहे हैं, CO2 को तो यूज करा, CO2 हमारा बच गया था, है ना। CO2 को यूज करेंगे और ATP और NADPH की हेल्प से हम खाना बना लेंगे, हम मतलब प्लांट्स। ठीक है, और फिर जो बचा आपका NADP और ADP वापस बच गया, वो आपका वापस अगले दिन काम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, तो ये आपका ना पूरा प्लांट का न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। प्लांट न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने कर लिया है। अब बचा है हेटरोट्रॉपिक, है ना, उसमें भी हमारा न्यूट्रिशन बचा हुआ एलिमेंट्री कैनाल, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? एक बार रीड करना पूरा प्रोसेस जाके सारे इवेंट्स। ठीक है, लाइट फेज, डार्क फेज कहाँ होता है, क्या रिएक्शन, ग्राना में, स्ट्रोमा में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, संडे को टेस्ट रहेगा ना रिफ्रैक्शन का? लास्ट संडे को था मैथ्स का टेस्ट।